जो पीड़ित औरतें थी उनके बचाव के लिए वो कानून था, लेकिन वही कानून एक दूसरे रूप से प्रयोग होने लगा और पूरी की पूरी फैमिली, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नोटिस किया कि पूरी पूरी फैमिली के खिलाफ आपने, जो आपके साथ रहते नहीं है, जो सालों साल आपसे जिनसे मुलाकात नहीं हुई, दूसरे शहरों में रहते हैं, आप उनके खिलाफ भी एफआईआर में एलिगेशंस डालते हैं। और महत्वपूर्ण बात विप्लव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने वकीलों पे एक बहुत बड़ा ओनस डाला है। अगर आप ध्यान से रंजित गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जजमेंट को पढ़ेंगे तो मुझे उन्होंने कहा है कि आपको अपनी आत्मा से ध्यान रखना है कि आपको कोई भी अनावश्यक उसको एग्जैजरेट नहीं करना है एलिगेशंस को, और आपकी एक बहुत बड़ी समाज के प्रति दायित्व और ड्यूटी है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक सैक्रोसेंट रिलेशनशिप है। जब चार्जशीट फाइल हो रही है और समनिंग करनी है तो उनको प्राइमा फेसाई देख करके समनिंग किसको करी जाए ना करी जाए, वो भी एक मैजिस्ट्रेट के पास पावर है। उस वक्त चार्ज फ्रेम करने की पावर है, और उस चार्ज के फ्रेम के खिलाफ आप जब रिवीजन में सेशंस में आ रहे हैं तब भी एक स्टेज है कि वो आपको डिस्चार्ज कर सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि देश में जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कानून लिखता है, ऐसी जजमेंट्स लाता है, उस दिन तो कुछ दिन तक हम उसे बहुत सेलिब्रेट करते हैं। और वो पर्सनल लिबर्टी की बात हो, आर्टिकल 21 की बात हो, जहां बेल की बात हो या क्रॉसिंग की बात हो, लेकिन हम निरंतर काफी मायूस हो जाते हैं कि निरंतर कोर्ट्स 482 को ज्यादातर एंटरटेन नहीं करते। लेकिन विकास सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से एफआईआर हुई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट आया, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, खत्म। उनको ये भी मतलब नहीं है कि आखिर इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या इन्वेस्टिगेशन की है, हम कॉग्निजेंस लेने जा रहे हैं, उसके पीछे का क्या उस बैकग्राउंड है, वो भी शायद वो लेना उचित नहीं समझते हो। और यही कारण है कि आजकल की चर्चा ही ये हो गई है कि साहब हमने तो कर दिया, जाइए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निपट लीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। 498 को लेकर हमने लगातार तमाम वीडियो बनाए, बहुत से वीडियो आप लगातार पसंद कर रहे हैं, आपकी हजारों की संख्या में हमको कॉल भी आ रही है। आप अपनी जो कानूनी समस्याएं हैं वो बता रहे हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो सम्मानित एडवोकेट्स हैं उनके माध्यम से अब आप अपनी कानूनी समस्याओं का भी समाधान पा रहे हैं। इसी बीच 498 को लेके लगातार जो हमारे वीडियो आ रहे हैं, आप उससे लगातार मदद भी पा रहे हैं। 3 मई हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है जो 498A को बिल्कुल कह सकते हैं कि एक एक शब्द बाई वर्ड वो बता रहा है कि किस तरह बड़ा मिसयूज होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत साफ साफ कहा है कि इस पर एक बड़े बदलाव की जरूरत है। इस पूरे जजमेंट पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं एडवोकेट विकास गुप्ता जी। विकास गुप्ता सर पिछले 3 दशक से लॉ प्रैक्टिस में हैं, क्रिमिनल मैट्रिमोनियल के मामलों के मास्टर कहे जाते हैं, जबरदस्त ड्राफ्टिंग करते हैं, जबरदस्त आर्गुमेंट करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो आज इसी जजमेंट पे हम जानेंगे कि आखिर इतना समय क्यों लग गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में कहा है 1 जुलाई 2024 से जो 3 नए एक्ट लागू हो रहे हैं, यानी कि इंडियन पीनल कोड को बदल के भारतीय न्याय संहिता आ रही है, उसमें इंडियन पीनल कोड में जो 498 था वो सेक्शन होने जा रहा है 85-86। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई बदलाव तो है नहीं, बिल्कुल हूबहू भाषा है। लेकिन 14 साल पहले प्रीति गुप्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ मिनिस्ट्री को कहा था, सरकार को कहा था कि इसमें 498 में बदलाव करें। आज इसी जजमेंट में लिखा है। तो हम विकास सर से जान लेते हैं। विकास सर, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, हम एक तरफ तो इस केस के पहलू पे बात करेंगे कि क्या हुआ था, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन पीनल कोड में जो 498 था बिल्कुल आइडेंटिकल आपने भारतीय न्याय संहिता में बिल्कुल हूबहू 85 और 86 को उठा के रख दिया है, कोई बदलाव नहीं है, जबकि इसके मिसयूज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न्यूमरस जजमेंट दिए हुए हैं। विकास सर, पहली टिप्पणी आपकी। देखिए विप्लव जी, अगर शुरुआत करें, आप प्रीति गुप्ता पे चले गए 2010 में, उसके बाद अरनीश कुमार की बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई और 41A इनकॉर्पोरेट करा गया जो 2000 में आया था।
और ये कहा गया कि जो 7 साल तक के ऑफेंसेस हैं उसमें आपको नोटिस देना है, और नोटिस देने के बाद अगर आपको कोई ग्राउंड लगता है कि नॉन कोऑपरेशन है या कोई डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है, रीजन रिकॉर्ड करके ही आप अरेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट। आप ये नहीं कि एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है विच गिव्स पावर टू द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट, तो उस बेसिस के धारणा पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आई जो 498A पे आई थी, लेकिन उसने और बहुत सारे जो आईपीसी के ऑफेंसेस हैं, जो अप टू 7 इयर्स की पनिशमेंट के ऑफेंसेस हैं, उन सबको लाभ दिया। लेकिन और निरंतर सुप्रीम कोर्ट ने और वेरियस हाई कोर्ट्स ने कहा कि 498A का जो प्रावधान है, जिसका मूलभूत रीजन क्या था कि वो क्यों आया था, जो पीड़ित औरतें थी उनके बचाव के लिए वो कानून था, लेकिन वही कानून एक दूसरे रूप से प्रयोग होने लगा। और पूरी की पूरी फैमिली, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नोटिस किया कि पूरी पूरी फैमिली के खिलाफ आपने, जो आपके साथ रहते नहीं है, जो सालों साल आपसे जिनसे मुलाकात नहीं हुई, दूसरे शहरों में रहते हैं, आप उनके खिलाफ भी एफआईआर में एलिगेशंस डालते हैं, और उन लोगों को भागना पड़ता है एंटीसिपेटरी बेल और अपने केस को खत्म कराने के लिए। तो करेक्ट। उस पे काफी बातें हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बारी लॉ कमीशन को भी जजमेंट्स भेजी, लेटर्स भी भेजे रिकमेंडेशन की इनमें, इन कानून में बदलाव करना चाहिए। और शायद यही अपेक्षा थी कि जब भारतीय न्याय संहिता, जब एक नए कानून की बात हो रही है कि पोस्ट कॉलोनियल एरा में आप नया कानून, तीनों इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और इंडियन पीनल कोड को बदलाव करके जब आप नया कानून के रूप में ला रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा कि आप इनमें भी मूलभूत परिवर्तन करेंगे। जब आज 85 और 86 को देखें तो सेम टर्मिनोलॉजी है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन को सेक्शन 85 से हटा करके 86 में डाल दिया गया है। तो कोई बस। परिवर्तन नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये, और एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात विप्लव सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने वकीलों पे एक बहुत बड़ा ओनस डाला है। अगर आप हाँ, ध्यान से बिल्कुल अंचित बिल्कुल। गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जजमेंट को पढ़ेंगे, तो मुझे उन्होंने कहा है कि आपको अपनी आत्मा से ध्यान रखना है कि आपको कोई भी अनावश्यक उसको एग्जैजरेट नहीं करना है एलिगेशंस को, और आपकी एक बहुत बड़ी समाज के प्रति दायित्व और ड्यूटी है, क्योंकि करेक्ट। हमारे यहाँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक सैक्रोसेंट रिलेशनशिप है, जो जन्म जन्मांतर तक का रिलेशन माना जाता है पुराणों में। तो मुझे लगता है कि उसके प्रति भी सुप्रीम कोर्ट ने एक दायित्व वकीलों पे भी इस जजमेंट में लिखा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और हम इससे पहले जो अचिन गुप्ता का मैटर है, हम आपको थोड़े से स्टोरी बता दें। सर, जिस रेफरेंस पे हम लोग जिस जजमेंट पे बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में तो निश्चित रूप से ये कहा कि 498A इंडियन पीनल कोड में था, और 3 जो कानून में भारतीय जो न्याय संहिता है, जो 1 जुलाई 2024 से इस देश में लागू हो रही है। लागू होने का मतलब है कि पहले अगर दहेज एक्ट में एफआईआर 1 जुलाई से पहले अगर होती थी तो 498A में होगी, लेकिन अगर 1 जुलाई 2024 के बाद होगी तो वो सेक्शन 85 86 भारतीय न्याय संहिता का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां ये कहा है, जो सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं विकास गुप्ता सर, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने बहुत सी जजमेंट में, अरनेश कुमार का चाहे जजमेंट हो, चाहे प्रीति गुप्ता का जजमेंट हो, इस तरह करके कई जजमेंट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बकायदा हमारे जजमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कहा गया कि इस 498A का भेजा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसमें परिवर्तन की जरूरत है। इस केस में क्या हुआ है हम आपको बता दें, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा था। इस मामले में एक दंपति हैं जिनकी शादी 2008 में हुई थी, और मामला शुरू हुआ 2019 से। आपस में झगड़ा हुआ जब पहली बार पति ने डिवोर्स पिटीशन फाइल करी। उनका 2012 में एक बच्चा भी हो गया, एक लड़का भी हो गया। जब पिटीशन फाइल करी उसके बाद, उस पिटीशन के 2 साल के बाद, और उसकी जो पति की मां थी उसने एक डोमेस्टिक वायलेंस केस कराया, तो उसके 6 महीने के बाद, यानी कि डिवोर्स पिटीशन के 2 साल के बाद और डीवी एक्ट के मामले में 6 महीने के बाद, जब पत्नी ने एफआईआर कराई 498 की, तमाम एलिगेशन लगाए, खूब एलिगेशन लगाए, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, वगैरह वगैरह। पति हाई कोर्ट गया पंजाब हरियाणा, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया था। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने तब एफआईआर खारिज करी
और साथ ही पति और उसके परिजनों को सबको राहत भी दी। हालांकि इस मामले में जब चार्जशीट हुई थी तो केवल पति का नाम था, बाकी लोगों का नाम हटा दिया था पुलिस ने, लेकिन पति को बेहतर बड़ी राहत दे दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बड़ा एक असमंजस की स्थिति है कि प्रीति गुप्ता के मामले में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें बदलाव होना चाहिए, लेकिन 2024 तक भी इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। विकास गुप्ता सर, आपका अनुभव ग्राउंडर अनुभव है, आपका अनुभव है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आपने इसी तरह के झूठे मामलों पर बहस की है। आप किस तरह के बदलाव के बारे में इस पे विचार कर रहे हैं? जिस तरह का आज का सिनेरियो चल रहा है, क्या बदलाव संभवतः हो सकते हैं? देखिए विप्लव, दो पहलू से मैं बात करूंगा। एक तो जो लेजिस्लेटिव पावर है कि अगर इसको 85-86 में डाइल्यूट करना चाहिए था, और एक मैं जुडिशियल पावर की, जो जुडिशियल सिस्टम है कि किस तरह से आपको याद होगा कि कुछ जजमेंट्स आई निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्वॉशिंग बहुत रेयर टू रेयर केसेस में करना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर महमूद मकसूद की जजमेंट आई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की, जिसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एफआईआर में यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस। और उन दोनों जजमेंट्स का रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंचित गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जिस जजमेंट की आप बात कर रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा कि अगर हम एफआईआर क्वॉश कर सकते हैं और ये सेटल्ड लॉ है, तो चार्जशीट ना करने का कोई मकसद नहीं होता। जो तो जिस तरह से महमूद वाले जजमेंट का आपने रेफर दिया था, वो महमूद अली एंड अदर्स स्टेट ऑफ यूपी 2023 का जजमेंट। जी हाँ, मालूम है मुझे। 482 का। जी जी जी। हाँ, 482 का करेक्ट। महमूद अली वर्सेस स्टेट ऑफ जो यूपी का जो जजमेंट है, उसमें उन्होंने कहा कि यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस। और फिर करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम एफआईआर क्वॉश कर रहे हैं तो हम चार्जशीट भी क्वॉश कर सकते हैं, जो एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। और इसमें आपने बड़ी महत्वपूर्ण चीज उठाई कि एफआईआर के समय 5 अक्यूज थे, चार्जशीट सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के खिलाफ ये चार्जशीट फाइल हुई, और इस चार्जशीट को उन्होंने क्वॉश किया। तो विरोधाभास कई बार क्या आ जाता है कि आप किसी मैटर में रीड बिटवीन द लाइंस कर रहे हैं, कुछ एफआईआर चार्जशीट को आप क्वॉश कर रहे हैं, लेकिन संभवतः पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस अवश्य इशू करी हैं कि बहुत रेयर टू रेयर केसेस में ही आप इन्वेस्टिगेशन में या चार्जशीट में आप दखल अंदाजी करेंगे, 482 का एक्सरसाइज करेंगे, और ज्यादातर मामलों में आपको ट्रायल में जाकर के ही इसमें से निवारण होगा। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगती है कि जब जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट आकर के 482 को में अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस, क्योंकि किस तरह से देश में कई ऐसी जैसे 498A के जो ऑफेंसेस हैं या इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, जो प्योरली सिविल नेचर के ऑफेंसेस हैं विप्लव, जिसमें आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक अपनाने के लिए, जल्दी करने के लिए, आप अपने पैसे की रिकवरी करने के लिए जो आप एलिगेशन, झूठे एलिगेशन लगा करके एफआईआर लॉन्च कराते हैं, मुझे लगता है उसमें एक प्रोसेस ही हमारे अपने आप देश में एक प्रोसेस ही पनिशमेंट है। अगर किसी में एफआईआर और उसकी ट्रायल का समय मैं 10 साल या 15 साल लगाऊं और उसके बाद आप 15 साल बरी भी हो जाएं, तो वो जो अपने आप जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रोसेस है वो अपने आप में एक पनिशमेंट है। आपको भले ही 2 साल की। हालांकि ये मुद्दा 498A का है, लेकिन विकास गुप्ता सर की आप बात सुन रहे होंगे, अगर आम दर्शक में और आम भाषा में बता दूं कि स्कोर सेटल करने के लिए मैटर क्या था, मामला कुछ और था। मामला था प्रॉपर्टी का, आपने बना दिया 498। अब मैटर था कि देवर से झगड़ा हो गया था किसी बात में, कहा सुनी हो गई थी, और इसको बना दिया आपने 498 और डीवी एक्ट में। ये बात जो वो झूठी एफआईआर की बात कर रहे हैं वो है। और दूसरा जो विकास सर बड़े महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोसेस ही अपने आप में एक तरह की सजा है। आज एफआईआर 2 घंटे में हो गई, 10 साल लगेंगे उस एफआईआर को खत्म करने में। तो हाईकोर्ट के पास इनहेरेंट पावर थी 482 में इस तरह के मामलों को सुनने की। इस मामले में जो अचित गुप्ता का मामला है उसमें तो हाईकोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन आपको याद है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से उसे क्वैश कर दिया, एफआईआर ही को खत्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि इसके पीछे का मेलाफाइड इंटेंशन है। ये किस तरह बनाए गए? जो इंपॉर्टेंट बात इस जजमेंट में है सर, मैं थोड़ा सा आम दर्शकों को बताना चाहूंगा।
जब आप 482 में क्वेश्चन में जाते हैं, आपके अक्सर हमें फोन आते हैं कि साहब हमारा एफआईआर हो गई, हम कैसे 482 में जाएं, तो मैं कहता हूं कि हमेशा भजन स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप पहले वो देखिए, इसके बाद चलते हैं इस वाले मामले में, अच्युत गुप्ता के मामले में। जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल में 1 से लेकर 7 तक की जो गाइडलाइन है, 7वीं गाइडलाइन को उन्होंने कहा कि ये है, और उसमें यह है कि मैं पीछे का इंटेंशन क्या है, आप क्या सेटल्ड कर रहे हैं। इस केस में जहां हस्बैंड ने पहले डिवोर्स फाइल कर दिया, अब चूंकि उसका काउंटर ब्लास्ट करना था इसलिए आपने 498 कर दिया, तो वो थोड़ा सा मुझे विकास सर ये भजन लाल वाले जजमेंट से रेफरेंस से थोड़ा ये समझा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कह रहा है। देखिए विप्लव, भजन लाल में गाइडलाइंस है, ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, और वो ब्रॉड पैरामीटर्स 1 से 7 है कि आपको जो सबसे बड़ा पहला पैरामीटर किसी भी आपके दर्शक के लिए बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊंगा कि हमें 482 में डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को डिसाइड नहीं किया जा सकता। आपको एलिगेशंस एज इट इज लेने पड़ते हैं कि किसी ने कोई एफआईआर में एलिगेशन दिया तो आपको वो एलिगेशन एज इट इज मीट करना होता है और देखना होता है कि क्या एलिगेशन मीट करने पे वो कॉग्निजिबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है या नहीं करता। Correct. अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं करता तो आप उसकी क्वेश्चनिंग हो सकती है। Correct. आपको ये भी देखना होता है कि यू हैव टू मीट द ऑफेंसेस एज दे आर, जैसे वो दिए होते हैं, बिना अपना डिफेंस दिए हुए अगर आप कर सकते हैं तो इस तरह से 7 पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि कोई वेंजेंस नहीं होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस होना चाहिए, कोई वेंडेटा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो भजन लाल की जजमेंट में और निरंतर सुप्रीम कोर्ट की बाद की जजमेंट्स में इन प्रिंसिपल्स को, उन्हीं 7 प्रिंसिपल्स के पैरामीटर्स में अगर आप फिट होते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर या चार्जशीट को क्वॉश किया जा सकता है। करेक्ट करेक्ट, उसी भजन लाल का 7th में पढ़ रहा हूं जिसके आधार पर इस पे क्वेश्चन किया है, where a criminal proceeding is manifestly attended with malified and or where the proceeding is malicious instituted with an utter motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge। देखिए इससे पहले क्या हो रहा था विकास सर, अभी थोड़ा सा मैं सर से भी एक्सप्लेनेशन उस पे एक्सप्लेन वो कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर क्या हो रहा था, अभी तक एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और उसके बाद चार्जशीट फाइल करी। क्या हो रहा था, अदालतें, क्रिमिनल कोर्ट्स, निचली अदालतें लगातार जब भी आप जाते थे तब ये कहती थी कि साहब देखिए एफआईआर में क्या लिखा गया है, आपकी चार्जशीट में क्या लिखा गया है, इसको देखिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बड़े अपवादों की बात की है। उन्होंने कहा फैमिली के मैटर पे जहां एक्सपर्ट से, एडवोकेट्स की बात हो रही है कि जब एक्सपर्ट से आप लिखा लेते हैं ऐसे वर्ड तो उनको केवल देखना नहीं चाहिए, हाईकोर्ट को यह भी देखना होगा कि इसके पीछे के मकसद क्या है। उस महिला का कोर्ट ये कहना चाह रहा था या किसी भी मामले में किसी एफआईआर को कराने के पीछे का बियॉन्ड मोटिव क्या था विकास सर। देखिए विप्लव, एक और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जुडिशियल डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता है। जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जजमेंट्स देता है तो नीचे की कोर्ट्स को समनिंग के टाइम पर ये ध्यान रखना होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के टाइम। ये ऐसा नहीं है क्योंकि उनके पास 482 की पावर नहीं है मैजिस्ट्रेट के पास और सेशंस कोर्ट के पास, पर उनके पास जब चार्जशीट फाइल हो रही है और समनिंग करनी है तो उनको प्राइमा फेसाई देख करके समनिंग किसको करी जाए ना करी जाए वो भी एक मैजिस्ट्रेट के पास पावर है। उस वक्त चार्ज फ्रेम करने की पावर है और उस चार्ज के फ्रेम के खिलाफ आप जब रिवीजन में सेशंस में आ रहे हैं तब भी एक स्टेज है कि वो आपको डिस्चार्ज कर सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देश में जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कानून लिखता है, ऐसी जजमेंट्स लाता है, उस दिन तो कुछ दिन तक हम उसे बहुत सेलिब्रेट करते हैं। और वो पर्सनल लिबर्टी की बात हो, आर्टिकल 21 की बात हो, जहां बेल की बात हो या क्वॉशिंग की बात हो, लेकिन हम निरंतर काफी मायूस हो जाते हैं कि निरंतर कोर्ट्स 482 को ज्यादातर एंटरटेन नहीं करते और नीचे की भी कोर्ट्स डिस्चार्ज करते हुए 227 की पावर एक्सरसाइज करते हुए काफी हिचकिचाते हैं। तो मुझे लगता है इन जजमेंट्स को जब सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि आपके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस माध्यम से वकील भी इस बात को कह सकते हैं और अपने लिटिगेंट्स को समझा सकते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि शायद एक जजमेंट आ गई है तो अब उनका भी केस उसी स्क्वायरली उसमें फॉल कर रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोअर जुडिशरी को जुडिशियल डिसिप्लिन इन सुप्रीम बहुत कोर्ट की जजेस बहुत को। बहुत शानदार विकास सर, आपने बहुत शानदार पॉइंट उठाया। आप सुप्रीम कोर्ट कितने भी जजमेंट करता रहा है, कितनी भी बातें बोलता रहे, अगर उसकी ग्राउंड पे हकीकत नहीं सामने आएगी, मजिस्ट्रेट, हालत ये है बिल्कुल। जो आपने जमीनी हकीकत की बात कही, ये शायद बहुत ही कम एडवोकेट्स कह पाएंगे, क्योंकि एक तरह की प्रैक्टिस में है तो जजेस के और कोर्ट के खिलाफ कुछ भी कहने से बचते हैं। लेकिन विकास सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से एफआईआर हुई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट आया, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, खत्म। उनको ये भी मतलब नहीं है कि आखिर इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या इन्वेस्टिगेशन की है, हम कॉग्निजेंस लेने जा रहे हैं, उसके पीछे का क्या उस बैकग्राउंड है, वो भी शायद वो लेना उचित नहीं समझते हो। और यही कारण है कि आजकल की चर्चा ही ये हो गई है कि साहब हमने तो कर दिया, जाइए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निपट लीजिएगा। ये जो हो गया है, इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो लगातार कह रहा है कि हम मुकदमों के बोझ से दबे हैं, वो निश्चित रूप के यही कारण है कि जिस लोअर जुडिशरी को, जिस लोअर कोर्ट को जो काम दिया गया था, वो काम वो मैकेनिकली जजेस बैठ के कर रहे हैं नीचे लोअर जुडिशरी में, बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन इस तरह के जब जजमेंट आते हैं तो आपको कम से कम मैं उसी तरफ ले जाऊंगा कि 498 के मिसयूज को लेकर, और आपने जैसा कहा कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है, आपको लगता है कि सफिशियंट, लास्ट में विकास सर आपसे लूं, सफिशियंट जजमेंट हो गए इस बात को प्रूव करने के लिए कि सरकार को अब इसमें एक अमूल चूल बड़े बदलाव करने की जरूरत है, या फिर से वो 1 जुलाई से लागू होगा और फिर की तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इस पर आते रहेंगे? सर मैं इसमें थोड़ा सा विप्लव एक पॉलिटिकल एंगल में ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इस ये लागू होना था 1 जुलाई को। ठीक। और अगर इसमें सरकार अमेंडमेंट करती इसको 498 को डाइल्यूट करती, तो मुझे लगता है कि जनरल इलेक्शंस भी मई जून में थे। तो कहीं जी। ना कहीं एक अपवाद, और ये बड़ी स्वाभाविक बात मैं बता रहा हूँ कि कहीं विमेन ऑर्गेनाइजेशंस आती कि आपने 498 को डाइल्यूट कर दिया है, तो मुझे लगता है कि सरकार के दिमाग में शायद वो भी एक बात रही हो। लेकिन और मुझे विकास सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, 498 की जद में केवल पति, जेठ, देवर ये नहीं आ रहे हैं, उसकी जद में सास भी आ रही है, जेठानी भी आ रही है, देवरानी भी आ रही है, बहन भी आ रही है, वो भी नहीं, महिला मैं है। बिल्कुल आपकी बात को मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि सरकार के साथ, लेजिस्लेटर के साथ साथ कोर्ट्स को भी एक प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा, कि जिस तरह से हमने शुरुआती दौर से जब से प्रैक्टिस शुरू करी है, 498 ए का मुकदमा होता था और बीसियों लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागते थे, और वो करेक्ट। एंटीसिपेटरी बेल कराने के लिए कोर्टें कई बार 3 3 6 6 महीने के इंटरिम ऑर्डर्स तक देते देते लिटिगेंट की कॉस्ट तक बढ़ जाती थी। तो हम्म। मुझे लगता था बड़े शहरों में कम से कम 498 है कि एंटीसिपेटरी बेल या बेल के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। मुझे लगता है जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशरी की प्रोएक्टिव होने की वजह से भी 498 ए काफी डाइल्यूट हो गया है। एफआईआर ऐसे नहीं लिखी जाती हैं, पहले मध्यस्थता मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है, रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही एफआईआर आज रजिस्टर होती है। तो उतना आसान भी नहीं है एफआईआर रजिस्टर करना झूठी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को, लेजिस्लेटर को भी उठना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आप अलग अलग मुकदमों को की वजह से कोर्ट्स ओवरलोड होते जा रहे हैं। आज से कुछ साल पहले 2.5 करोड़ मुकदमे थे, आज 3.5 करोड़ मुकदमे हो गए हैं। सरकार की अपनी लिटिगेशन है, 138 के अपने करोड़ों मैटर्स आ गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खाली 3 नए कानून ला करके विप्लव नहीं बनेगा। इन कानून में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि जो डीक्लॉग कर सके सिस्टम को। एक सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम क्लॉग हो चुका है, उसे डीकंजेस्ट करने के लिए, डीक्लॉग करने के लिए ऐसा इन तीनों कानून में मैंने जो देखा है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस पूरे सिस्टम को, जो क्लॉग कर चुका है, जो सिस्टम में 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, उसे डीक्लॉग करने का कोई समाधान। हाँ, मतलब जो पिछले जैसा कानून था, कहीं ना कहीं मोर एंड लेस वो कॉपी पेस्ट ही कानून है, सेक्शन का जरूर ऊपर नीचे अंतर हुआ है, लेकिन आप केवल इस दहेज एक्ट और क्रूएल्टी के सेक्शन से समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि भैया उबू है, इसमें कोई बदलाव तो आपने किया नहीं, तो फिर नया क्या हुआ है? जो पहले व्यवस्था चल रही थी वो 1 जुलाई 2024 के बाद भी वही व्यवस्था चल रही है। लेकिन वो सर मैं उस बात को और थोड़ा सा इंडोर्स करूंगा कि सर 498 ए ऐसे नहीं हो रहा है, अरेस्ट भी नहीं हुआ, मान लिया, लेकिन अब जो 498 के साथ 307 भी लिखा जा रहा है, 323, 304, 377, ये सब धाराएं लगाई जा रही हैं, 376 तक एलिगेशन में आ गए हैं, क्योंकि उसी हमारी फेटर्निटी के तमाम लोग ऐसे हैं
जो कहते हैं कि लाइए आपकी बहुत अब बढ़िया एप्लीकेशन बनाए, जिसका आपने शुरुआती दौर में जिक्र किया कि बार की बहुत जिम्मेदारी है, एडवोकेट्स की बहुत जिम्मेदारी है। हम देखिए, मैं फिर उन महिलाओं से कहना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रही हैं, या उन महिलाओं के भाई और बाप से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का जीवन ना बर्बाद करें एक एफआईआर के पीछे। शादी ब्याह आपने किया, दोनों की मर्जी से किया, कोई डिस्प्यूट हो सकते हैं, उनको निपटाएं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप हस्बैंड और उसके परिवार को, पूरे परिवार को फांस देंगे। और ऐसा नहीं है कि वही परेशान होगा, आप भी परेशान होगे। कोर्ट कचहरी आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी दौड़ना पड़ेगा, और फैसला कभी कभी आपके भी अगेंस्ट में है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर तो उड़ाया ही और कहा कि 498 के इस मिसयूज का ये सबसे बड़ा बेहतर उदाहरण है। तो हम फिलहाल विकास सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, आपने इस जजमेंट के बारे में बेहतर बताया। हम इस जजमेंट का लिंक भी आपको नीचे देखेंगे, आप भी पढ़िए और कम से कम सरकार से यह अनुरोध करिए कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है साहब अब तो कि 498 का ये जो नया रूप लेके आप आ रहे हैं, ये 1 जुलाई 2024 से उसको खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं